नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। बात करेंगे आज हिंदी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किस किस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको दिया गया है, तो ये हिंदी भाषा वहाँ पर भी काफ़ी आपको काम आने वाली है जब आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। और साथ में जिन बच्चों ने थर्ड लैंग्वेज चूज़ किया है हिंदी को एज अ रीजनल लैंग्वेज, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपका सिलेबस वाला पार्ट है उस सिलेबस वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें व्याकरण के ऊपर आधारित हैं, लेकिन कई बार सवाल आपसे पेडागॉगी वाले सेक्शन से भी जोड़ करके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कथन कारक में सही गलत कौन सा है, कम्युनिकेशन से, तो ये भी आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में यदि आप बेहतर क्वालिटी को और अच्छे से इम्प्रूव करके देखना चाहते हैं समय की बचत करते हुए, तो वीडियो को 1.5x के ऊपर करके देखें, जो कि आपके वीडियो के सेटिंग वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। 3 पॉइंट्स बने होंगे, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को नॉर्मल 1.5 2x पे जाकर के करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या कुछ नया है आज हिंदी भाषा में आपके लिए। पहले जान लेते हैं कि भाषा है क्या दरअसल और भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है, तो भाषा दरअसल है क्या। भाषा दरअसल एक संचार का एक साधन होता है जिसमें दो लोग आपस में अपनी मौखिक, लिखित या सांकेतिक भाषा को प्रस्तुत करते हैं। वो आपके मन के भाव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, आपके अपने जेस्चर्स हो सकते हैं, ये ध्वनियों का प्रयोग हो सकता है। ये सारी भाषाएं जो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के माध्यम तक पहुंचाई जाती हैं। भाषा में संचार एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछ रही हूँ, यदि आप हाँ ना में जवाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि भाषा के दौरान किया गया संचार ये कम्प्लीटली सफल नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से भाषा को 3 भागों में बांटा गया। मौखिक, जो कि मैं बोल रही हूँ, लिखित, जो हम लिखते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और तीसरा है यहाँ पर सांकेतिक भाषा, जो कि आप देख पा रहे हैं। मतलब सांकेतिक भाषा मतलब जैसे एक बहुत सटीक उदाहरण होगा कि आजकल व्हाट्सएप काफ़ी ट्रेंड में है, सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इमोजीज का वहाँ पर आजकल नमस्ते, स्माइली, ये सारे आपको इमोजी नज़र आते हैं। तो यदि आप बात करके, लिख के किसी चीज़ को नहीं बताना चाहते तो इमोजीज के थ्रू भी आप अपनी भावनाओं को, मन के विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो थी बात भाषा की। भाषा कितनी महत्वपूर्ण है शिक्षा के दौरान, ये हम जानेंगे प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कह रहा है कि नर्सरी में और प्राइमरी स्तर पर कविता का शिक्षण किया जा रहा है। एक टीचर यहाँ पर कविता, पोइट्री पढ़ा रहा है, तो सबसे बेहतर प्रणाली क्या है पढ़ाने की? गीत गा करके, नाटक प्रणाली, नाटक करके, शब्दों का मतलब बता करके, प्रश्नों को खंडों में बांट करके, या कविता को प्रश्नों के माध्यम से बताने का, या हर एक लाइन या पैराग्राफ को एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन या व्याख्या करने का। तो आप जान पाएंगे कि यहाँ पर गीत गा करके और नाट्य प्रणाली, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कंप्लीटली ठीक है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको सारे के सारे प्रश्नों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आखिर में भी जब पीडीएफ मिलेगी तो भी आप वहाँ से देख पाएंगे। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे जो स्क्रीन के ऊपर है, कह रहे हैं कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी मान लो क्लास में बच्चे बैठे हैं और आप कोई होमवर्क, कोई प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं घर पे करके लाने के लिए, तो उसका उद्देश्य क्या है। सीधी भाषा में होमवर्क क्यों दिया जाता है? छात्र को घर पर बिजी रखने के लिए, ए है। यहाँ पर कह रहे हैं कि बार बार जो भी कक्षा में काम दिया गया है उस पार्ट को दोहराने का अवसर मिलता है। जैसे होता है ना कि हम बच्चों को दे देते हैं, छोटे बच्चों को डॉट डॉट बना करके कि आप इस पे ए लिखिए, आप इस पे बी लिख करके आइए, ये सारी चीज़ें। सुलेख की योग्यता का विकास करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो सुलेख है, जहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं, अपनी हैंड राइटिंग को सुधार रहे हैं, उसमें उनकी जो निपुणता है, स्किल डेवलपमेंट हो सके राइटिंग स्किल्स में। संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जो भी पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है उसमें उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना। तो प्रश्न नंबर 2 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ये काफ़ी कॉमन फैक्टर भी आप देखेंगे कि काफ़ी बार पाया भी जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि पाठ को दोहराने के लिए हम ये काम देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है, यदि हम उसको होमवर्क के तौर पर देते हैं तो बच्चों के अंदर किसी चीज़ को रिकॉल करने का, रिपीट करने का और बार बार किसी चीज़ को दोहराने से उनकी जो ज्ञान होती है, जो नॉलेज होती है, वो दुरुस्त हो जाती है, बेहतर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे।
सवाल नंबर 3 की तरफ जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर विकसित करने का माध्यम क्या है, सबसे बेहतर चीज क्या है। महापुरुषों की जीवनियां सुनाना यानी बायोग्राफी सुनाना, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ठीक है, महात्मा बुद्ध की, या फिर पौराणिक कथाएं सुनाना, महाभारत गीता के बारे में, रसानुभूति कविताएं सुनाना, पोइट्री के बारे में बात करना, या परियों की कहानियां सुनाना। तो अगर आप इस पूरे के पूरे सवाल को देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति कैसे विकसित होती है परियों की कहानियां सुना करके, क्योंकि ये छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक की, तो उनके दिमाग के ऊपर कोई भी चीज या कल्पना शक्ति इतनी तेजी से विकसित नहीं होगी जितनी जल्दी वो परियों की कहानियों से स्वयं को जोड़ पाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब आप ये सोचेंगे कि महापुरुषों की कहानियां भी तो हो सकती हैं, तो महापुरुषों की जीवनियां उनको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन उनकी इमेजिनेशन पावर को विकसित नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर भगत सिंह की बायोग्राफी सुनाने बैठूंगी तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको प्यासे कौए की कहानी सुनाने बैठूंगी, चलाक लोमड़ी की कहानी सुनाने बैठूंगी, तो जैसे जैसे मैं किसी कैरेक्टर के बारे में बात करती चली जाऊंगी, जंगल की बात करूंगी, पेड़ की बात करूंगी, तो आप उसको जो है आपके दिमाग में तस्वीरें छपती चली जाएंगे। पौराणिक कथा इसलिए नहीं क्योंकि उनका मानसिक विकास इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। रसानुभूति कविताएं क्योंकि हम उनके डेवलपमेंट और विकास के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। परियों की कहानी एक बेहतर माध्यम है जिसके माध्यम से आप उनके जो है कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। आगे हम बात करेंगे, देखिए अब सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। बड़ा ये ज़रूरी सा सवाल है और कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब कि भाषा जो आप सिखा रहे हैं उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जो सवाल आपसे पूछा गया है। प्रेरणा का सिद्धांत देना किसी व्यक्ति को, मोटिवेट करना, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत यानी किसी काम को करके सीखना, जैसे बच्चे को होमवर्क देना, बोर्ड के ऊपर क ख ग लिखवाना, ये सारी चीज़ें। दूसरा उपयुक्त सभी, तो जाहिर सी बात है कि जीवन से आप कैसे जोड़ सकते हैं। भाषा क्या है, एक माध्यम है। सीधी सी बात है कि यदि कोई बच्चा यहाँ पर बंगाली कम्युनिटी से आता है और आपके साथ जो कम्युनिटी रह रही हो पंजाबी बोलती है, तो आप उसको उनके जीवन के साथ कंप्लीटली नहीं जोड़ पाते। लेकिन जैसे ही आपको अपने सेम कल्चर के लोग मिलते हैं, भाषा के लोग मिलते हैं, आपका जीवन ज़्यादा जोड़ना शुरू हो जाता है। प्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर भाषा आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, अच्छी भाषा बोलना, पकड़ होना एक कॉन्फिडेंस देती है। क्रिया करने का सीखने का सिद्धांत है, तो बिल्कुल जितना ज़्यादा आप किसी भाषा को बोलेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। तो सीधी सी बात है कि डी ऑप्शन यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर, अगेन प्राइमरी क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या है। ये सवाल आपका NEP 2020 के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर हमने ये लिखा है कि भाई 5वीं क्लास तक के बच्चों को हम मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, ताकि बच्चे अपनी घर की भाषा को प्राथमिक भाषा के साथ, प्राथमिक कक्षा के भाषा के साथ जोड़ पाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवाल को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी क्यों हो जाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि वो सरल हो जाए। बी, बच्चे ने अभी अपूर्णता नहीं सीखी है इसलिए, या फिर बच्चे की भाषा ही पूंजी है और मानक स्वरूप लिए होती है। तो आपको बताना कि राइट ऑप्शन क्या है। तो भाषा क्या है, यहाँ पर बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है, यानी कि वो शुरू से उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे की तरफ लेकर के बढ़ता है और शुरू से उसके साथ रहते हैं। ईजी तो है तभी सीख पा रहा है, तो होगा नहीं। पूर्णतः नहीं सीखी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, वो पूरी ही सीखेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आधा सीखेगा, है ना। और मानक स्वरूप नहीं होती, सारी भाषाएं ही मानक स्वरूप होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भाषा मानक स्वरूप नहीं होती है। तो बच्चे की भाषाई पूंजी यहाँ पर रहेगी, यानी कि शुरू से उसके फेवर में, हक में होते तो जल्दी सीख पाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। कह रहे हैं कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है क्या। यानी भाषा को मान लो आपको सीखना है, सिखाने की तरफ आगे लेकर के जाना है, वैसे में हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, सीखने को विस्तार देना,
यानी मान लो कोई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है, मैंने कहा कि बेटा कल आपको ABC लिख करके आना है, ठीक है, आपको ये डॉट डॉट के ऊपर आपको पूरा ABC बना करके लेके आना है, जो कि सुलेख का एक यहाँ पर कारण भी बनता, सुलेख इसीलिए हम लगवाते भी है बच्चों को। अभिभावकों को प्रसन्न करना, नेगेटिव है, हट जाएगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, नहीं, बच्चों को बिजी नहीं रखना है, उनको और इंटरेक्टिव बनाना है, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेकर के जाना है। कॉपियां भरवाना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सीखने का विस्तार करना है कि बच्चा जितनी बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा बेहतर वो सीख पाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी भाषा को सीखने के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, आपसे सही वाला पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, क्या ऐसा है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, या फिर क्या सिर्फ भाषा को सीख लिया और हमारा सारा काम खत्म हो गया, या फिर समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। समाज यानी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, उसके अनुसार बच्चा अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यानी बच्चा जल्दी सीख पाता है। जैसे बंगाली में नमस्ते को कुछ और बोलते हैं, पंजाबी में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में ये जो आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ और बोला जाता है। तो भाषा क्या है, बच्चे को समाज के साथ, उसके परिवेश के साथ, कल्चर के साथ जोड़ता है। या भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, प्रयास तो हर चीज़ में करना पड़ता है, तो ये तो कोई इकलौती नई चीज़ है नहीं। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, क्या ऐसा है कि एक भाषा दूसरी भाषा से मिली होती है, तो ये आपको बताना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपको क ख ग तक पूरी हिंदी सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हिंदी सीखते सीखते आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। सिर्फ इकलौता सीखना ही उद्देश्य नहीं है, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और उसका परिवेश का विकास करना भी आवश्यक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है? जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं 1 से लेकर के 8वीं तक के, और उससे पहले 1 से लेकर के 5वीं तक के, उसमें प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की जो मातृभाषा होनी चाहिए, यानी बच्चे की जो मातृभाषा जो घर में बोल रहा है वो वाली होनी चाहिए, या हिंदी होनी चाहिए। मैंने अभी भी आपसे इसके बारे में बात भी की है, जो आप काफ़ी हद तक ध्यान में रखेंगे। तो NEP 2020 में कक्षा 5 तक ये हमने इंश्योर किया कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, उर्दू सबके लिए संभव नहीं है, हिंदी होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं है। तो क्या रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा ही होनी चाहिए, जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर अगेन प्राइमरी क्लासेस की हम बात करें, कौन सी ऐसी गतिविधि है, एक्टिविटी है, जो बच्चों की मौखिक, जो उनकी बोलना, क्या हमने 3 भाषाएं पढ़ी थी भाषा स्तर पर, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो हम किसकी बात करें? मौखिक, जो बोलते हैं, अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होती है। सवाल दोबारा पढ़ देती हूँ। कह रहे प्राइमरी स्तर पर कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताइए जो कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, यानी इसमें से ऐसी कौन सी ऐसी लीस्ट एक्टिविटी है जो बच्चे के बोलने में उसकी सहायता कम करती है। कहानी को शब्दांश में दोहराना, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कहानी को आप शब्दों में दोहराएं। कि मान लो आपने कोई चूहे बिल्ली की कहानी सुनी और आप उसको अपने शब्दों में बता रहे हैं। होता है ना, आजकल कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म आ जाए तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप अपने दोस्त को, मित्र को उस भाषा में समझाते हैं। वैसे तो इन्होंने क्या पूछा है? कम प्रभावी है, तो ये तो प्रभावी है, बिल्कुल प्रभावी है। कहानी को अपनी भाषा में कहना, कि आपने कोई कहानी सुनी और उसको अपनी भाषा में समझाना शुरू कर दिया, ये भी बहुत प्रभावी है। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, तो ये थोड़ा सा कम प्रभावी है, यही वाला राइट आंसर है। घटना वर्णन करना ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चित्र दिखा करके कहानी कहलवाना एक मुश्किल काम है। तो ये आपके बोलने में आपकी मदद नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना लिमिटेड वर्ड्स हो जाएंगे ना। जैसे मान लो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे, मैं बोलूँ कि बेटा इस पिक्चर को देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आपको 4 मिनट तो सोचने में लगेगा कि पिक्चर कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो AB अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी की बात होती, तो यहाँ पर कहानी को अपनी भाषा में कहना होता। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सबसे कम प्रभावी की। तो यहाँ पर चित्र को देख करके जो है बात करना, ये सबसे कम प्रभावी है, सबसे ज़्यादा अपनी भाषा में बात करना। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे और कह रहे कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो मैं करवा चुकी हूँ आपको, यानी मुहावरे वो ऐसी चीज़ जो कि बहुत लंबे समय से आपके कल्चर में, लोकोक्तियाँ लोगों के द्वारा बोली गई लाइनें,
प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, सबसे जो अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है इसमें से उचित वाला। ये भाषा प्रयोग की प्रभावी बनाता है, ठीक है। सीधी सी बात है कि लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, आपके कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, परिवेश के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। या फिर कोई और मुहावरा आप सोच सकते हैं, कोई भी ऐसे मुहावरा, तो वो क्या करती है, आपके समाज के साथ आपके वाक्यों को जोड़ती है। ये भाषा को नियंत्रित करती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकती है, नेगेटिव है। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, नहीं भाषा को सजाना नहीं है किसी चीज का काम करना, ठीक है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं। संधियों में कौन सा मुहावरा लोकोक्ति आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपके भाषा को और प्रभावी बनाते, जितना प्रोनाउंसिएशन आपका स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप भाषा के ऊपर पकड़ रखेंगे। अगला सवाल है 11वां, कहने कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। अनुच्छेद मतलब शब्दों को अलग अलग करना, जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपने 3 शब्द लिखे और एक रिक्त स्थान दे दिया कि यहाँ पर बताओ सही वाला क्या होगा। तो जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने इसका प्रयोग किया, ठीक है। किसके लिए, लेखन परीक्षण के लिए, क्लॉज परीक्षण के लिए, लिखने के लिए, क्लॉज बनाने के लिए, व्याकरण परीक्षण के लिए ये, या फिर यहाँ पर पढ़ने के परीक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेखन परीक्षण के लिए। मतलब मान लो मैंने कहा ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख के छोड़ दूं तो और 4 ऑप्शन दे दूं आपको, तो आप यहाँ पर नाचेगी, गाएगी, या फिर खाएगी, या फिर जाएगी, तो आप नाचे सबसे अप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ पर भर पाएंगे। तो क्या होगा, आपकी लेखन शक्ति का विकास होगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। कह रहे हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। कोई बच्चा अगर किसी चीज को पढ़ रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या हो सकती है, किसी चीज का अर्थ निकालना, ठीक है, अक्षर का ज्ञान होना, आप कितनी तेजी से पढ़ रहे हैं, प्रवाह, या फिर आपकी गति कितनी तेज है। प्रवाह का मतलब होता है कि बिना रुके किसी चीज को पढ़ना। तो राइट ऑप्शन क्या, पढ़ने में, मान लो अगर मैं किसी चीज को पढ़ रही हूँ तो इस पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जितना ज्यादा आपको अक्षरों का ज्ञान होगा तभी तो आप उसका अर्थ समझ करके प्रवाह तरीके से गति रूप में पढ़ पाएंगे। अगर मान लो मैं पढ़ ही नहीं पा रही, अक्षर का ज्ञान ही नहीं कि पढ़ने का मतलब, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे किसी भाषा को सही प्रकार से जो है प्रवाह या गति रूप में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आंसर ज्ञान। सवाल नंबर 13, देखिए बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। कोई बच्चे क्लास में बैठे हैं 30-35 बच्चे, उनको कुछ लिखना सिखाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वर्तनी की शुद्धता यानी ग्रामेटिकल जो आपकी गलतियां हो रही हैं उसको सुधारना, सुंदर लेखन, सुंदर सुंदर लिखना, काव्यात्मक भाषा यानी कि काव्य शैली में लिखना किसी चीज को पोइट्री फॉर्म में, या विचारों की अभिव्यक्ति या विचारों को प्रस्तुत करना, ठीक है। लिखने की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि शुरुआती लिखाना है आपको किसी चीज को। तो जैसे शुरुआत में मान लो छोटा बच्चा अगर आपके घर में है, या छोटे बच्चों को लिखाना कैसे शुरू करते हैं हम लोग, पहले बच्चा जब ABC लिखता है तो पहले बच्चा A ऐसे बनाता है, फिर उसके बाद ऐसे बनाता है, फिर वो कुछ इस तरीके से A बनाता है, फिर इस तरीके से A बनाता है, कई लोग इस तरीके से A बनाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे उसके शब्दों में सुधार होता चला जाएगा वैसे ही उसकी लेखन सुंदर काव्यात्मक भाषा में विकास होता चला जाएगा और विचारों की अभिव्यक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो किसी भाषा को शुद्ध तरीके से लिख ही नहीं पा रहा, ठीक है, था को थी, हाँ को है, मैं को हम लिख रहा है, तो वर्तनी की शुद्धता क्या है, वहां पर आपके काम नहीं आने वाली है। तो ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते सवाल नंबर 14 की तरफ। कह रहे हैं कि डैश वाले बच्चे को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बड़ा ही ये फेमस क्वेश्चन है, हर पेडागॉजी सेक्शन में पूछा ही जाता है। डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है, डिस्कैलकुलिया है, या डिसलेक्सिया है। डिस्ग्राफिया क्या है, किसी चित्र को देख करके सही नहीं पहचान पाना, ठीक है। डिस्कैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशन में दिक्कत आना। डिसलेक्सिया क्या है कि उसको यहाँ पर पी का आर और आर का पी नजर आ रहा है। तो क्या हो सकता है, बच्चे को मुख्यतः लिखने में कठिनाई आ रही है, लिख नहीं पा रहा है वो ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसलेक्सिया, ठीक है। सवाल नंबर 15 को देखेंगे और आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को जीवन कौशल सिखाना है, यानी बच्चों के जीवन का जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करना है, या फिर आपसे यहाँ पर देखना है कि बच्चों की भाषा के नियमों की जानकारी है कि नहीं है, नियम क्या है, व्याकरण सही है, वर्तनी सही है कि नहीं सही है,
या फिर बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, या बच्चों को साहित्य यानी कि लिटरेचर के बारे में परिचित करवाना है। तो सबसे प्राइमरी उद्देश्य क्या है, जीवन कौशल से यहाँ पर सिखाना है, उसको स्किल, लाइफ स्किल सिखाना है। जैसे अगर पैसे कौवे की कहानी की बात कर रहे हैं तो बच्चे को बता पाए कि इसमें मोटिवेशनल चीज़ क्या है, कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। ठीक है। चालाक लोमड़ी का मतलब क्या है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 16, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है क्या? व्याकरण का संदर्भ में शैक्षिक निहितार्थ क्या है? व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, यानी कि जो ग्रामर होती है उसका सिर्फ इम्पोर्टेंस किताबों में होता है, पाठ्य पुस्तक में होता है। व्याकरण यानी ग्रामर पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, यानी कि लर्निंग आउटकम ही सिर्फ इसका एक बेस है। या पाठ के संदर्भ में यानी जो चैप्टर आपके पास है उसमें व्याकरण का जानना जरूरी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है ग्रामर का। या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है, यानी किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट और किसी ग्रामर का जो व्याकरण है वो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, यानी कि जब आप किसी चीज़ का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें व्याकरण का जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते सवाल नंबर 17 की तरफ। कह रहे हैं कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, आप उसे क्या कहेंगे? यानी वो 2 बार मान लो किसी शब्द में त आ गया है तो वो त को सही से नहीं बोल पा रही है, तो ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देगी सबसे पहली बात। या फिर ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, आप क्या कहेंगे उसे कि भाई ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढो कि क्या हो सकता है। दूसरा, हम त को और क्या बोल सकते हैं। या फिर आप ये बताएंगे कि बार बार तुम उस शब्द को पढ़ो, समझो और बार बार उस शब्द को बोलो। या फिर बोलते समय इस ओर ध्यान न दे कि क्या कहेंगी। ठीक है। या फिर त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। ध्यान नहीं दे, ये तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देगी, नहीं, ये तो संभव नहीं है। अब त को आप स तो बना नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, ऐसे शब्दों को बार बार सुनना और सुनने के लिए आप बोलेंगे और कोशिश करो कि त को सुधारने की। जैसे आप कई लोग क्या करते हैं, श को स और स को श बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे शब्दों को बार बार पढ़ो, सुनो, जिसमें स को सही ढंग से बोला और लिखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना, किसी चीज को पढ़कर समझना। आपने किसी चीज को, मान लो क्वेश्चन आपके सामने, आपने पढ़कर समझ लिया, इसी में कुशलता का विकास है, आपका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? कहानी का अंत बदलवा देना। ठीक है। पहला, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना है, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। यानी मान लो आपके सामने कोई स्टोरी फॉर्मेट आपको दे दिया गया और आपको अब ये बताना है कि ये बताइए कि ऐसे आप इसमें अब आप और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कहानी का आप यहाँ पर सार तो बदल नहीं सकते। आधारित व्याकरण समझाना ये कहानी का सार है नहीं। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। मान लो मैंने यहाँ पर चींटी और हाथी की कहानी आपको सुनाई, तो हर बच्चा अपनी भाषा में अलग अलग कहानी अपने अपने शब्दों में सुनाएगा। ठीक है। प्रश्न नहीं बनाना है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्वपूर्ण है। डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से शब्दकोशों का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ होता है, कौन सा होगा? ठीक है। जहां पर आप डिक्शनरी का शब्दकोश का प्रयोग बहुत कम कर देंगे। अक्षरों में वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, ठीक है, किसी वर्ड का वर्ड मीनिंग जानना, समानार्थी शब्दों को जानना, किसी शब्द को सही वर्तनी जानना, यानी कि भाषा को शुद्ध करके समझना। तो डिक्शनरी है क्या, शब्दकोश है क्या? आप जब डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर किसी भाषा का शब्द जानने के लिए, तो बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 20 की तरफ। कह रहे हैं कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। यानी मान लो किसी पोइट्री के ऊपर, किसी स्टोरी के ऊपर चर्चा हो रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, यानी इमेजिनेशन पावर को बढ़ावा देना है, भाषा सीखने का आकलन करना है, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इसलिए, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना चाहते हैं, लिटरेचर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, या भाषा के विभिन्न जो है
छटाओं का अनुभव करवाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कल्पनाशीलता, मैंने शुरू में ही क्या बताया था कि कल्पनाशीलता का यहाँ पर विकास करना, संचार करना यहाँ पर किसी भी कहानी और कविता का माध्यम पूरी तरीके से यहाँ पर हो सकता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सवाल नंबर 21 को देखेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर है और ये बात कर रहा है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। मान लेते हैं कि आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे होता है ना नए नए बच्चे नई क्लासेस में जाते हैं, तो ऐसे में कोई नया चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, वैसे में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे बच्चों को, डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं, शब्द का अर्थ लिख करके बताएंगे बोर्ड्स के ऊपर, या पाठ के संदर्भ में यानी जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे कि बच्चे स्वयं ही समझ जाएं। और डी है कि पाठ के अंत में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। होता है ना चैप्टर्स के कई सारे एंड्स में यहाँ पर शब्दार्थ देखने का जो मतलब है वो लिखा रहता है और कई बार शब्दों के मतलब भी लिखे होते हैं। तो आप यहाँ पर बच्चों को इनिशियल लेवल पर क्या करेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि 9-10 तक के बच्चे भी क्या करते हैं अपने साथ कई बार डिक्शनरी कैरी करते हैं, पॉकेट डिक्शनरी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये आप देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे व्याकरण शिक्षण यानी ग्रामेटिकल शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। ठीक है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। दो शब्द होते हैं ना, एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। तो इसका सही जवाब पहले देख लेते हैं कि आगमन विधि क्या है। इंडक्टिव डिडक्टिव सुना होगा आपने इंग्लिश में, हिंदी में है आगमन, दूसरा है निगमन। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप, पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर आप थ्योरी पढ़ाएंगे, है ना। पहले नियम बताना शुरू करेंगे, रूल्स बताएंगे, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं हम लोग। पहले नियम का विश्लेषण करेंगे कि जो रूल्स आपके पास है उसका क्या मतलब है, कैसे काम करता है। क्या पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना शुरू करेंगे कि पहले एक्टिविटी करवा लेते हैं, उसके बाद हम इनको जो है चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पहले आप नियम बताना शुरू करेंगे। होता है ना मैथमेटिक्स में पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। टीचर ने एक रूल बता दिया, उसके बाद आप कुछ बच्चों को कुछ सेम क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और वो रूल्स इम्प्लीमेंट करके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे सवाल नंबर 23 के, कह रहे हैं कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यानी किसी भी भाषा के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उस भाषा का व्याकरण जानना यानी ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकैबुलरी को जानना, संधि क्या है, विलोम क्या, परावाची शब्द क्या हैं, ठीक है, शब्दों के अर्थ जानना, डिक्शनरी का प्रयोग करना जैसे कि हमने अब तक पढ़ा, और उस भाषा की वाक्य संरचना जानना यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव मैनर में चीज़ें दी जाती हैं कि वाक्य कैसे बने, भाषा कैसे काम करे, ये सारी चीज़ें, या उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, स्वयं अपने तरीके से भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन नंबर 23 में भाषा के ऊपर अगर आपको कमांड हासिल करनी है तो सबसे बेसिक जो काम होता है वो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर व्याकरण जानना यानी जब तक आपको ग्रामर आपको यही नहीं पता है कि संधि क्या है, विलोम क्या होते हैं, परावाची शब्द कौन से होते हैं, तो तब तक आपके लिए मुश्किल हो पाएगा। तो भाषा में व्याकरण का होना, वोकैब का जानना, ग्रामर का जानना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए भाषा को जानना। सवाल नंबर 24 स्क्रीन के ऊपर, विद्यालय के बाहर का जीवन यानी कि जो बच्चे स्कूल से घर जा चुके होते हैं वहाँ प्राप्त ज्ञान या एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कैसे। जैसे मान लो कि आउटिंग्स पे बच्चे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं बच्चे, बसों में सफ़र करते हैं, वेकेशंस आ जाती हैं तो अपने दादा नानी के घर जाते हैं, ऐसे में भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, कैसे। व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है इससे, जब बच्चे विद्यालय से बाहर किसी चीज़ को सीखते हैं। मानक वर्तनी का समय ज्ञान मिलता है जो शुद्ध भाषा की हम बात करते हैं। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर वो अपने भाषा को समृद्ध रिच कर पाते हैं, है ना। तो आपको बताना कि सही वाला कौन सा है। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी तो क्लासरूम में भी मिल रही है, तो बाहर जाने का क्या फ़ायदा है। मानक वर्तनी, जाकर के अपनी भाषा के ऊपर काम करना है, ये नहीं बताना है कि बच्चा ए फॉर एप्पल सही से नहीं बोल पा रहा। लेखन की विभिन्न शैलियों पर परिचय मिलना, नहीं, हमें अन्य भाषाएं नहीं सीखनी, एक ही भाषा के ऊपर कमांड हासिल करनी है। तो जाहिर सी बात है कि समृद्ध करना किसी चीज़ को,
आप परिवेश में रह करके भाषा को सीख पाते हैं। जैसे बच्चे जी लगा करके बात करते हैं, आप लगा करके बात करते हैं, हाँ जी लगा करके बात करते हैं। उनको सिखाया जाता है कि दादा को दादी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलो, इस तरीके से। तो क्या होता है, वो भाषा का ही एक संचार का ही माध्यम है जो कि उनके परिवेश को और रिच बनाता है, भाषा को और रिच बनाता है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डी। 25 नंबर सवाल को देखिए, कह रहे हैं कि सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे, जैसे हमने त वाले शब्द को पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही ऐसे सवाल पूछते हैं बहुत बार। उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे कि भाई तुम इसको पढ़ो और बोल करके देखो कि ड़ कैसे बोला जाता है। ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखने अभ्यास करने के लिए देंगे कि आप बार बार ड़ लिखो, बोलो। या अब यहाँ पर मुझे लगता है ये दोनों सेम ही हो गए हैं, है ना, तो आप एक ही मार्क कर, नहीं बोलना है यहाँ पर, लिखना है, ठीक है। उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए बोलेंगे, ठीक है। बाद में इसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि जो भी वो बात रखना है, कहना चाहती है, उसके बारे में वो बात करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अगर त को स, ड़ को ढ या फिर श को स बोल रहा है तो बच्चे को पहले सही बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप मोटिवेट कीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे को यहाँ पर प्रोत्साहित कर पाएंगे कि अपनी बात को सही तरीके से रखे। बोलना, पढ़ना, लिखना तो वो वैसे भी कर ही रहा है, तभी उसको ड़ से ढ, ढ से ड़ बोलना आया है, ठीक है। तो डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर सवाल को देखेंगे, कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है। मान लो कोई लैंग्वेज वाली क्लास है आपकी, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, संस्कृत वाली, तो उसमें क्या ज़रूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। जैसे याद है आप लोगों को हमने यहाँ पर पढ़ाई की थी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, तो हमने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर को अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो, बिल्कुल वैसे ही। बी क्या है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, सब कुछ उसको पता हो, ए से लेकर जेड तक। या फिर जो प्रोनाउंसिएशन बच्चा यहाँ पर कह रहा है उसके ऊपर शुद्धता पे विशेष ध्यान दे। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उच्चारण में वर्तनी नहीं होनी चाहिए, या वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, तो ये होना चाहिए नहीं। कठोरता तो उसके विकास को रोकेगा। उच्चारण शुद्ध कर ही लेगा वो, एक दिन में बच्चा हर चीज़ को नहीं बोल पाता। पूर्ण ज्ञाता हो, ए से जेड तक संभव नहीं है, पर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो, भाषा प्रभावी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, अपनी भाषा को सही तरीके से बोल पा रहा हो, कह पा रहा हो, लिख पा रहा हो, समझा पा रहा हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे सवाल नंबर 27 की तरफ। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। इसमें सही वाला देखते हैं क्या है। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ, यानी जब पढ़ाई लिखाई शुरू होगी तो डैश से हो से लेकर के डैश तक होना चाहिए। अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर का ज्ञान या फिर उद्देश्य, ठीक है। तो आपको बताने कि सही वाला कौन सा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अक्षर का ज्ञान और किसी मनोरंजन के लिए हो। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे शब्द देख पा रहे हैं, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आप देखिए यहाँ पर म मछली होता है, भ भंवरा होता है, ये तो ठीक है। तो आप क्या करें, अक्षर का ज्ञान दे रहे हैं कि भ से भंवरा भी होता है, भ से भेड़ भी होती है, भ से भालू भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको भालू, भेड़ और भंवरा अगर दिखा देंगे तो क्या होगा, उसका न सिर्फ मनोरंजन होगा बल्कि अपने सब्जेक्ट को, अपने वर्तमान ज्ञान को जोड़ पाएगा। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, बी सही हो जाएगा। 28 नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। फ्लो नहीं है पढ़ने में, मतलब पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो आपको बताने कि सही क्या है कि पढ़ने में उसका मन नहीं करता, उसका IQ लेवल कम है काफ़ी, वो किसी चीज़ को, ग्राफ को पहचान ही नहीं पा रही है या वो लिख नहीं पा रही है। तो सवाल नंबर 28 में ध्यान रहे हम किसकी बात करें, पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है। तो पठन में अरुचि, आई होप कि काफ़ी क्लियर होगा आपको। पठन में अरुचि कहीं ना कहीं उसको अटका रही है बार बार। अगर वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले तो काफ़ी हद तक अच्छे से पढ़ पाएगी। जैसे कई लोगों को हिंदी भाषा बड़ी पसंद होती है तो हिंदी में बड़ी अच्छी रीडिंग कर लेते, इंग्लिश में नहीं ठीक से कर पाते। इसका मतलब क्या है कि उनकी पठन में अरुचि कम है। ये आप देख पाएंगे जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं सबके जवाब सेपरेट अलग से दे रखे हैं। हालांकि मैं स्क्रीन के ऊपर भी बताते हुए आगे बढ़ी हूँ आपको। आगे देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है।
कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिका को पोषित करता है? कौन सा प्रश्न कक्षा में अदर लैंग्वेजेस को सीखने में पोषित करता है, मदद करता है आपकी? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे बताइए? तुम्हारे घर में किसकी महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बहुभाषिका की को पोषित करते हैं, यानी कि जब बच्चे अपने शब्द में किसी चीज़ को लिख पाएँ। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो जब आप अपनी भाषा में अपनी चीज़ों को लिखेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। इसके PDF, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके। इसके PDF मिलेगी आपको यहाँ से, बीट द कंपटीशन। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, और साथ में बीट द कंपटीशन का जो ये फीचर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप बाकी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो EMRS की बेहतर तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैं दोबारा से बता दूँ, ये लेक्चर उनके लिए भी ज़रूरी है जो लोग की जनरल पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और जो लोग रीजनल लैंग्वेज को एज अ भाषा चूज़ किया है जिन्होंने, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। कमेंट करके जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।